चौड़ाई आपको परिभाषित मैं फिर से कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक जो आपने लिख चुका है आपने सुबह में, चौड़ाई का व्यंजक जिसको हम लोग डब्ल्यू से नोट किए थे बाबू, इसको मतलब डब्ल्यू का व्यंजक। चौड़ाई को हमने, क्या होता है फ्रिंज की चौड़ाई, इसको परिभाषित मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो व्यतिकरण पैटर्न में एकांतर क्रम में जो फ्रिंजेस प्राप्त हुए थे आपको, फ्रिंजें प्राप्त हुए थे, जैसे दीप्त के बाद अदीप्त, अदीप्त के बाद फिर दीप्त, फिर दीप्त के बाद अदीप्त, इस तरह से फ्रिंजें एकांतर क्रम में जो प्राप्त हुए थे, उनमें किन्हीं दो दीप्त अथवा अदीप्त, कोई भी दो दीप्त ले लीजिए या फिर कोई दो अदीप्त ले लीजिए, इनके बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। हाँ, एक बात ध्यान में रहे कि व्यतिकरण पैटर्न में जो भी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं एकांतर क्रम में, उनकी बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, मतलब बराबर रहती है, वो बदलती नहीं है। जैसे एक फ्रिंज दीप्त है, फिर बगल में अदीप्त है, उसकी बीच की जो दूरी होगी वही दूरी, अगली दूरी भी होगी अदीप्त और दीप्त के बीच, फिर दीप्त अदीप्त के बीच, फिर अदीप्त दीप्त के बीच, ये सारी दूरियां आपस में बराबर होती हैं। मैं लैंग्वेज में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। व्यतिकरण पैटर्न में सारी दूरियां आपको जो प्राप्त होती है सब बराबर होती है। हम लोग व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं बाबू, व्यंजक को समझिएगा ध्यान से कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। आप याद कीजिए, यंग साहब ने जो व्यतिकरण प्रयोग किया था उसमें पहला जो पर्दा लिया था बाबू, उसमें एक छिद्र करके एक स्लिट बनाकर उन्होंने उसी के माध्यम से, उसी की सहायता से दो स्रोत प्राप्त कर लिया था, ठीक है, दो स्रोत प्राप्त किया था। मान लीजिए ये स्रोत आपका यही है एस, ठीक है, यही स्रोत है एस, पहला स्रोत था ये एस, और इससे बराबर बराबर दूरी पर बाबू दो स्रोत लिए गए थे, इससे बराबर बराबर दूरी पर, ठीक है। एक का नाम दिया गया था S1 और दूसरे का नाम दिया गया था S2। कि पर्दे पर आपको ये छिद्र प्राप्त हुआ था, ठीक है, यहां से बराबर बराबर दूरी पर था। ये दूरी दिखाने की ऐसी जरूरत नहीं है लाइनिंग की वजह से, मतलब, लेकिन समझिएगा कि ये दोनों बराबर बराबर दूरी पर आपको ये S1 और S2 जो है स्रोत लिए गए थे। यहां से जो प्रकाश तरंगें निकली थी, पर्दा बनाने की जरूरत यहाँ पर हम नहीं समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये पर्दा फिर से बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। ये S1 और S2 के बीच के लिए हम लोग बात करें बाबू, ये जो S1 और S2 है, S1 S2 ये इससे बराबर बराबर दूरी पर है, ये ठीक बीचों बीच इससे लाइन खींचे हम लोग, ये दोनों बराबर बराबर दूरी पर होंगे, ठीक है। यहां से प्रकाश चलकर इस स्रोत से यहाँ पर दो द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में यहाँ पर विभक्त हुआ था बाबू, मतलब यहाँ से हमें दो तरंगे प्राप्त हुई थी, जो कि आगे चलकर पर्दे पर यही चीज जो है बाबू, आगे पर्दे पर व्यतिकरण पैटर्न हमें प्रदान करता है। कि पर्दे पर हमें आगे चलकर यही व्यतिकरण पैटर्न प्रदान किया था, याद कीजिए, ठीक है। अंतिम जो पर्दा था ये, इस पर्दे पर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त हुआ था। यहां से बाबू अब हम लोग काम करने जा रहे हैं, हम दो तरंगिकाओं पर विचार कर रहे हैं। हमारे पास दो स्रोत है यहाँ पर, एक S1 से चलने वाला, दूसरा S2 से चलने वाला, और इस पर्दे पर हमें फ्रिंजेस, जो फ्रिंज की जो स्थितियां हैं वो प्राप्त होंगी। तो जो यहाँ से जो तरंग चला था, पहला तरंग बाबू, उसको हम लोग एक रेड कलर से इसको दिखा दे रहे हैं। यहां से चलने वाली जो तरंग थी, इसका मिलन होता है और यहां पर ये फ्रिंज बनाता है पर्दे पर, ठीक है, एक रेड कलर से हमने दिखाया। और यहां से भी तरंगे चलती हैं, ये भी आपस में मिलकर यहां पर हमें फ्रिंज प्रदान कर रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं बाबू P, ठीक है, या कुछ भी नाम देना है, A नाम देना है, A नाम दे दीजिए, A हमने नाम दिया, ठीक है। हमने इसका नाम दिया बाबू ए,
अब समझिएगा बात को, यहां से ये आप एस जो देख रहे हैं, ये बीच वाली हमारी स्थिति है। इस बीच वाली स्थिति पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहां से सी पॉइंट लेते हुए बाबू हम लोग एक लंब अर्धक रेखा खींचेंगे। एक लंब अर्धक रेखा खींचेंगे हम लोग। यहां से एक लंब अर्धक रेखा खींच रहे हैं, जो देखिएगा ठीक बीचों बीच पर रहेगा, तभी ये बराबर बराबर दूरी पर रहेगा। एक लंब अर्धक रेखा हमने खींचा, जो कि पर्दे पर मान लीजिए ये जाके ज्वाइन कर रहा है आपको ओ से, हो गया सीओ। ठीक है, ये जो है आपको सीओ एक लंब अर्धक रेखा है, और यहां से यहां तक जो ज्वाइन करने वाला लाइन है बाबू, सी से लेकर ए तक, उस लाइन को भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बाद बताते हैं कि कौन किसका क्या नाम देना है हमें। यहां से भी हम एक डॉटेड लाइन खींच रहे हैं। ये ग्रीन वाला आप लोग देख रहे हैं, हमने इसको मिलाया, और इसके बारे में कहा जा रहा है बाबू कि ये एंगल जो है, ये जो कोण बना रहा है इसके साथ, ये बना रहा है थीटा। ये कोण आपको थीटा बना रहा है। थोड़ा सा और दूरी पर ही दिखा दे रहे हैं। ये एंगल आपको जो बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। ठीक है, ये बताइए बाबू, आपको शर्त में बताया गया था, प्रकाश के व्यतिकरण की जब शर्तें बताया जा रहा था, तो उसमें बताया गया था आपको कि ये दोनों जो स्रोत हैं, ये जो दोनों छिद्र हुआ है, ये दोनों नजदीक होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, नजदीक। ये शर्त में आपको लिखवाया गया था, काफी नजदीक होना चाहिए। तो नजदीक होना चाहिए, तो इसके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम छोटा डी से दिखा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये दूरी जो है छोटा है। और इस पर्दे से लेकर इस पर्दे तक, ये भी पर्दा ही है एक तरह से, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है बाबू, ये बड़ी दूरी होगी, लंबी दूरी होगी। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सेकेंड और थर्ड जो दोनों पर्दा है बाबू, इसके बीच की दूरी आप बड़ा रखिएगा, इसलिए हम इसको कैपिटल डी से दिखा रहे हैं। इसको कैपिटल डी से और इसको छोटा डी से रख रहे हैं बाबू। ठीक है, और ये पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की स्थिति है। यहां पर ये मध्य वाली बिंदु है, या केंद्र कहिए, ये केंद्र है, हमारा केंद्र है, और इस केंद्र से यहीं से हम सारा पोजीशन प्राप्त करेंगे फ्रिंजों की। तो फ्रिंज की जो स्थिति है वो हम एक्स ले रहे हैं, दिस इज योर फ्रिंज की स्थिति। ये आपका फ्रिंज की स्थिति को दिखा रहा है, फ्रिंज की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे बाबू, यहां से एक लंब हम डालने जा रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। यहां से S1 से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं S2A पर। S1 से एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल रहे हैं बाबू, उसका नाम दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, M। S1M हमने नाम दिया, S1M नाम दिया। एक हमने परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, ये S1M किस पर डाला गया है बाबू, S2A पर डाला गया है। ये लंब आपका S2A पर डाला गया है। ये लगभग इस पर भी ये लंब होगा, लगभग ये इस पर भी लंब होगा। जब ये लंब होगा तो देखिए बाबू, यहाँ पर थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को भी जब देखिएगा, ये निकालिएगा तो आपको थीटा ही आएगा। ठीक है, ये एंगल जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये थीटा है, कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली आपको ये भी आपको क्या आएगा बाबू, थीटा ही आएगा। समझे बात, ये एंगल थीटा आएगा। हम लोग अब इसके बाद कंसीडरेशन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पथांतर, हम लोग कलांतर पढ़े थे, बार बार कलांतर पथांतर की चर्चा कर रहे थे। अब हमें बताइए, जो कलांतर और पथांतर की जो चर्चा हो रही थी, उस पर जरा हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पे पथांतर की बात किया जाए, यहां से जो तरंग निकल रहा है S1 से, ये जो दूरी तय कर रहा है S1A, और S2 से जो निकल रहा है, इसका देखिए, इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, ये ज्यादा है और ये वाला कम है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो दूरी है S1A, इस दूरी से ज्यादा है S2A। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में पथांतर होगा, इन दोनों के बीच में पथांतर होगा। पथांतर मतलब पथ में अंतर, रास्ते की लंबाई में अंतर। इसका रास्ते का लंबाई S1A है और इसका रास्ते की लंबाई है S2A। ध्यान दीजिए,
इसके बीच में पथांतर की यदि हम बात करें बाबू, तो पथांतर हमें मिलेगा H2M। H2M जो है यहां से यहां तक आपको ये क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका पथांतर होगा यहां से यहां तक, ठीक है। H2M जो है ये हमारा पथांतर होगा, क्योंकि इसमें से इसमें माइनस कीजिएगा, इसके द्वारा देखिए दूरी तय किया रहा है ये, और ये इसके द्वारा तय की दूरी S1 से S1A है। तो कितना दोनों में पथ में अंतर हुआ, दोनों के रास्ते की लंबाई में कितना अंतर हुआ, दूरी में कितना अंतर हुआ, वो निकालने के लिए इसमें से H2A में से घटाइएगा S1A। क्लियर यहां तक? कोई डाउट यहां तक नहीं होनी चाहिए, समझे बात। आप क्या करें बाबू, ये डायग्राम पहले आप बना लें, ये डायग्राम दिखा दें पहले, उसके बाद हम लैंग्वेज इस पर लिखवाएंगे, समझे बात। डायग्राम इसको फटाफट दिखाइए, उसके बाद तब डेरिवेशन होगा, हम लोग फॉर्मूला पे पहुंचेंगे। पहले फटाफट इसका डायग्राम बनाइए, सिंपल डायग्राम है, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेने का मन करेगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जल्दी से डायग्राम बनाइए। हाँ, ये डायग्राम जो है समझ गए आप लोग, एक बार रिपीट करके मैं फिर से लिखवा रहा हूं। हमारे पास सबसे पहले मात्र एक ही स्रोत है, इस एक ही स्रोत से हमें दो स्रोत प्राप्त करनी है। क्यों भाई? क्योंकि व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण में पहला शर्त यही है कि दोनों स्रोत, दोनों प्रकाश स्रोत या दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली जो प्रकाश तरंगे हैं उनके बीच कालांतर हमेशा नियत रहे, अर्थात ये दोनों स्रोत को हम बोलेंगे कला संबद्ध स्रोत। जब कालांतर नियत रहेगा दोनों तरंगों के बीच में तो उसका नाम पड़ता है कला संबंधी। तभी हो सकता है जब एक ही बाप के दो बेटे हों, दो बाप के अलग अलग बेटे ले लीजिएगा, मतलब दो स्रोत से निकला हुआ दो बेटा निकल लीजिएगा आप, अलग अलग तरंग, तो उनके बीच व्यतिकरण संभव नहीं है, क्योंकि उनके बीच कालांतर नियत नहीं रहता है। कालांतर तभी नियत रहेगा जब यहाँ पर एक ही बाप के दो बेटे होंगे, समझे बात। यहाँ पर एक ही बाप के दो बेटे हैं बाबू, इस स्रोत से हमारा S1 और S2 जो स्रोत प्राप्त हो रहा है, जहां से हम दो तरंगों की बात कर रहे हैं या द्वितीयक तरंगिकाओं की बात कर रहे हैं, वो एक ही बाप से बना हुआ दो बेटा है। क्लियर है? अब समझिए बात को। यहां से ये जो दोनों तरंगे चल रही हैं S1 और S2 से, ये इससे बराबर दूरियां पर हैं ये दोनों, और यहां से जो तरंगे चल रही है बाबू, ये पर्दे पर जाकर मिलन कर रही हैं, फ्रिंज को बना रही हैं, फ्रिंज को यहाँ पैदा कर रही हैं, फ्रिंज उत्पन्न कर रही हैं, एक पट्टी उत्पन्न कर रही हैं, उसी पट्टी का नाम दे रहे हैं हम लोग फ्रिंज पर्दे पर। तो ये S1A दूरी तय करके और इसके लिए S2A दूरी तय करके, तो बताओ बाबू ये दोनों दूरी बराबर तो नहीं है। S1A की जो दूरी है S2A की दूरी से कम है, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में पथांतर मिलेगा। पथांतर मतलब इसके द्वारा तय किया गया जो पथ है, पथ की लंबाई, उसमें अंतर है। तो अंतर का मतलब हो गया इसमें से बाबू H2A में से घटाना पड़ेगा हमें S1A, हमें पथांतर मिलेगा H2M। मतलब ये वाला जो लाइनिंग है दोनों, ये वाला ये बराबर है, यहां तक S1A और MA दोनों बराबर है। यहां से लंब डाला गया तो ये हमारा जो मिलेगा बाबू, इतना दूर का जो अंतर निकल रहा है, इसी को बोलेंगे हम लोग पथांतर। हाँ, इन दोनों के बीच की दूरियां शर्त में ही लिखवाया गया था आपको, प्रकाश तरंग के व्यतिकरण के शर्त में ये गैपिंग बहुत कम होना चाहिए, इसलिए इसको छोटा वाला डी से दिखाया गया है, और ये दूरी बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसको बड़का डी से दिखाया गया है। फ्रिंज की स्थिति को हम एक्स से दिखाया गया, यहां से यहां जो फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, इस फ्रिंज की स्थिति को दिखाया गया बाबू, क्या एक्स से दिखाया गया। ये किसको बता रहा है? ये फ्रिंज की स्थिति को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको फ्रिंज की स्थिति को बता रहा है, ये फ्रिंज की स्थिति को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, स्थिति को इंडिकेट कर रहा है। चलिए तो चलिए अब हम लैंग्वेज लिखवा रहे हैं। लिखिए चित्र में, लैंग्वेज लिखिए, चित्र में एक ही प्रकाश स्रोत, चित्र में एक ही प्रकाश स्रोत S, एक ही प्रकाश स्रोत S, चित्र में एक ही प्रकाश स्रोत S से बराबर दूरियों पर दो प्रकाश स्रोत क्रमशः S1 तथा S2, क्रमशः S1 तथा S2, क्रमशः S1
तथा H2 लिए गए हैं, S1 तथा H2 लिए गए हैं, S1 तथा H2 लिए गए हैं, जिनके बीच की दूरी काफी कम स्मॉल डी है, जिनकी बीच की दूरी काफी कम स्मॉल डी है, जिनकी बीच की दूरी काफी कम स्मॉल डी है। क्लियर है? लिखिए, इन दोनों स्रोतों S1 तथा H2 से, इन दोनों स्रोतों S1 तथा H2 से, इन दोनों स्रोतों S1 तथा H2 से चल रही प्रकाश तरंगे पर्दे पर बिंदु A पर मिलती हैं, पर्दे पर बिंदु A पर, कैपिटल A लिखिएगा, बिंदु A पर मिलती हैं, बिंदु A पर मिलती हैं, जहां ये मिलकर फ्रिंज उत्पन्न करती हैं, जहां ये मिलकर फ्रिंज उत्पन्न करती हैं। क्लियर है बाबू? फ्रिंज उत्पन्न करती हैं। ठीक, लिखिए, उसी में लिखिए, S1 या H2 से यह पर्दा S1 या H2 से यह पर्दा एक बड़ी दूरी कैपिटल डी, बड़ा वाला डी लिखिएगा, कैपिटल डी पर स्थित हैं, कैपिटल डी पर स्थित हैं, बड़ा वाला डी पर स्थित हैं। क्लियर है बाबू? बड़ा वाला डी पर स्थित हैं। और पैराग्राफ चेंज कीजिए बाबू, कैपिटल डी पर स्थित है, पैराग्राफ चेंज लिखिए, S1 और H2 का मध्य बिंदु, S1 और H2 के मध्य बिंदु, S1 और H2 के मध्य बिंदु C से, S1 और H2 के मध्य बिंदु C से एक लंब अर्धक रेखा खींची जाती है, एक लंब अर्धक रेखा खींची जाती है, जो पर्दे पर बिंदु O से मिलती है, जो पर्दे पर बिंदु O से मिलती है, ठीक है। स्पष्ट उसे भी लिखिए, स्पष्ट बिंदु O केंद्रीय स्थिति, ये केंद्र है बाबू, केंद्रीय स्थिति को ठीक बीचों बीच इसका नाम दे रहे हैं केंद्रीय स्थिति को प्रदर्शित करता है, जहां से स्मॉल x दूरी पर फ्रिंज की स्थिति को स्मॉल x दूरी पर फ्रिंज की स्थिति को दिखाया गया है, क्लियर बाबू? दिखाया गया है।
S1 एवं S2 बड़ी पाई के बाद S1 एवं S2 S1 एवं S2 से चल रही प्रकाश तरंगों चल रही प्रकाश तरंगों द्वारा तय की गई दूरियां अलग अलग क्रमशः S1A तथा S2A है। अलग अलग दूरियां S1A तथा S2A हैं। S1A तथा S2A हैं। S1A तथा S2A हैं। S2A हैं। ठीक है बाबू, S1A तथा S2A हैं। बड़ी पाई S1 से एक लंब डायग्राम भी देखते रहिएगा। S1 से एक लंब S1M, इसका नाम देखिए क्या दिया गया S1M। S1 से एक लंब S1M सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। ये लंब का नाम दिया हम S1M, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए S1M। ठीक है, S2A पर डाला गया है। 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 देखिए S2A पर एक लंब डाला गया है बाबू, S2A पर डाला गया है। क्लियर है? स्पष्ट, उसी में लिखिए स्पष्ट यहां पथांतर, स्पष्ट यहां पथांतर क्या होगा वो S2A में से पथांतर वही लिख लीजिएगा। S2A में से घटाएंगे S1A तो मिल जाएगा हमें S2M। यही पथांतर है, लिख लीजिए स्पष्ट यहां पथांतर S2A माइनस S1A बराबर S2M प्राप्त होगा। यही हमारा पथांतर है S2M। ये हमारा पथांतर है S2M, पथांतर S2M प्राप्त होगा। ये हमारा पथांतर है S2M, पथांतर S2M प्राप्त होगा। ठीक है, पथांतर S2M प्राप्त होगा। क्लियर है बाबू? इसमें और एक लाइन जोड़िए, इसमें लिखिए S1 S2 की लंबाई CO या CA की तुलना में बहुत कम है। बहुत कम होने के कारण, उसी में जोड़ लीजिए बहुत कम होने के कारण S1M को ठीक है S2A के साथ साथ S2A के साथ साथ CA पर भी लगभग लंब माना जा सकता है। CA पर भी लंब, इसलिए यहां पर देखिए लंब दिखाया गया बाबू परपेंडिकुलर, लगभग CA पर। क्यों? तो ये काफी छोटी दूरी है इसकी तुलना में, ये दोनों लगभग बराबर दिख रहे हैं। तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये लगभग ये लंब माना जा सकता है। परपेंडिकुलर आपको माना जा सकता है, ये लंब इस पर ही माना जा सकता है। ठीक है, CA पर भी लंब माना जा सकता है। क्लियर है बाबू? बोला जाए, बोलिए। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए।
तो यहां से देखो बाबू दो, अब देखिए अब हम लोग मैथमेटिकली काम करने जा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम हो सकता है मिटाएं आपको हम, या उधर जगह से थोड़ा दिखाएंगे हम उधर। देखो दो ऑक्टेंगल को देखिए ध्यान से। हाँ बोलिए, कोई डाउट है? सी के बाद बोलिए तो। सीए पर भी लंब माना जा सकता है। सीए पर भी लंब माना जा सकता है। सीए पर भी लंब माना जा सकता है। अब यहां पर देखो अब दो समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिए। एक समकोण त्रिभुज का नाम है S1 MS2, एक समकोण त्रिभुज ये ले रहे हैं, और दूसरा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं बाबू COA। यहां पर भी लंब है, ये परपेंडिकुलर दिखा दीजिए डायग्राम में, ये लंब ही है, परपेंडिकुलर है COA, क्योंकि ये लंब अर्धक रेखा है। ये कौन सी रेखा है बाबू? लंब अर्धक रेखा, लैंग्वेज में आपको लिखवा चुके हैं। ये लंब अर्धक रेखा है और ये पर्दा है बाबू, इस पर ये CO जो होगा लंब ही होगा। तो बताइए, एक हमारा समकोण त्रिभुज ये दिख रहा है S1 MS2 और दूसरा दिख रहा है COA। ये दोनों समकोण त्रिभुज हम लोग काम करेंगे, ठीक है। हम लोग दो समकोण त्रिभुज ले रहे हैं बाबू, इसके आधार पे हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, इधर वाला मिटा रहे हैं, आप लिख चुके हैं, यहां पर दिख रहा होगा आपको। देखिए अब ध्यान से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा समकोण त्रिभुज दे रहे हैं बाबू? S1 MS2, देखिए यहां से ध्यान से, S1 MS2 और दूसरा AOC चाहे COA। S1 ले रहे हो S1 MS2 और कौन सा बाबू? एक और क्या नाम दिए? COA में दो त्रिभुज है हमारा, एक है S1 MS2, दूसरा COA में। इस दोनों त्रिभुज को जरा ध्यान से देखिएगा, बताइएगा हमें इस त्रिभुज में S1 S2 M में बताओ बाबू, इसमें भी एक लंब है, मतलब समकोण है, और उसमें भी एक समकोण है। यहां देखिए लंब यहां भी दिख रहा है, लंब यहां भी दिख रहा है, मतलब 90 डिग्री वाला कोण को मिल गया हमें। S1 MS2 ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, संगत कोण देखिए हमें कोण दिख रहे हैं। S1 MS2 बराबर इस त्रिभुज का लिखिए COA, एंगल COA, दोनों क्या है बाबू? 90 डिग्री है, बराबर है। एक संगत कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है। हम लोग समरूप प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको समरूप दिखा देंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर ले सकते हैं। अच्छा ये हो गया, एक कोण हम लोग दिखा दिए। दूसरा कोण देखो बाबू, एक कोण ये भी दिख रहा है बाबू इस त्रिभुज में, ये वाला कोण देखो तो संगत कोण S2 S1 M, ये कोण थीटा है, और कोण S2 S1 M इक्वल टू इसका देखिए कोण ACO, दोनों बराबर है थीटा। जब दो कोण आपस में संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू? समरूप हो जाएगा, ठीक है। आप प्रीवियस क्लासेस में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तब ए समरूपता प्रमेय, मतलब एंगल समरूपता प्रमेय पढ़े होंगे आप लोग। दो कोण यदि आपस में संगत कोण बराबर हो जाए दो त्रिभुज में, तो तीसरा भी निश्चित रूप से बराबर होगा। दो त्रिभुज में यदि दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए, ये वाला कोणवा और ये वाला कोणवा इस कोण के और इस कोण के संगत है, ये दोनों जब बराबर हो गए बाबू, तो निश्चित रूप से ये दोनों त्रिभुज S1 MS2 नाम दिए थे, समरूप हो गए। समरूप का चिन्ह है त्रिभुज COA के। ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए बाबू, तो इनकी दो संगत आसन भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, या दोनों त्रिभुज में संगत जो भुजाएं हैं उसके अनुपात बराबर होंगे आपस में, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब यहां से बाबू हमें क्या लेना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। संगत भुजा में हम क्या लेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। S1 S2 देखिए यहां पर, ये हमारा इस त्रिभुज में कर्ण की तरह काम कर रहा है। देखिए जो हम लिखे हैं, यहाँ पे स्मॉल d लिखे, इसका यूज होगा, कैपिटल D लिखे, इसका यूज होना चाहिए, यहाँ पर x लिखे, इसका यूज होना चाहिए, और पथांतर का यूज होना चाहिए।
तो हमें क्या क्या लेना है बाबू, इस चीज को पहले समझ लेना है दो त्रिभुज में, ठीक है। हमारा इसमें बाबू ये चीज आना मस्ट है, क्योंकि पथांतर का हमें फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण दोनों में हम लोग देखे थे, तभी हमें कोफ्रिंज की स्थिति हमें प्राप्त हो पाएगी x, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ले रहे हैं बाबू H2M, इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं H2M बटा में, ध्यान दीजिए इसका संगत जो है बाबू ये थीटा के ठीक सामने वाला H2M, तो हर त्रिभुजवा में थीटा के सामने वाला कौन है बोलो, इस त्रिभुज में CAO में दो त्रिभुज लिए थे ना हम लोग, COA को, इसके संगत थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, OA, x आ जाएगा OA इक्वल टू, चलिए अब ये वो लेना पड़ेगा हमें ये वाला, ये स्मॉल डी का है, कोई अचार लगाने के लिए थोड़ा इसका यूज करने के लिए, ये क्या है, कर्ण है इसका, इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, और इसमें कर्ण कौन है बाबू, ये है CA है कर्ण, देखिए ये वाला CA का आपका कर्ण है, कर्ण हम लेने जा रहे हैं अब इधर, दूसरा बार हम दोनों में कर्ण ले रहे हैं, इधर हो जाएगा S1 S2 कर्ण हो गया, और इसका कर्ण क्या हो जाएगा बाबू CA, इसका कर्ण S1 S2 ले रहे हैं, तो संगत इसके संगत कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। दो संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग ले लिए, और लेना है चालाकी से ताकि हमारा सब चीज आ जाए। मान लीजिए इसको हम लेते हैं दिया तो इसका कोई फायदा नहीं होता है ना, क्या करता है, बेकार झूठे के पार रहता है, इसका यूज होगा है ना, इसका यूज है, ये तो बेकार ही सड़क पाका लेकर छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं तो हटा दीजिए इसको। चलिए अब बताइए हमको बाबू H2M की हम बात कर रहे हैं, H2M हमारा क्या है, पथांतर है, H2M है क्या, पथांतर है हमारा, H2M हमारा पथांतर है, ठीक है बाबू। अच्छा इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, ये वाला OA को उधर भेजेंगे तो गुना में चला जाएगा, S1 S2 बटा में CA, और ये हो जाएगा गुना में OA तो हमें दिख रहा है कि कैपिटल D है, यहां से यहां देखिए OA हमारा x दिख रहा है हमको, ये CA हमें देखिए बाबू CA तिरछा लाइन है, मैं लेकिन अभी लिखवाया आपको कि ये जो दूरियां है S1 S2 ये काफी कम होने के कारण जो H2A काम कर रहा है लगभग CA भी लगभग उसके बराबर होगा, क्योंकि इसकी तुलना में S1 S2 काफी छोटा है, ठीक है। यहाँ करवाए आपको, यहाँ बता चुके हैं बाबू, चूंकि यहाँ पर हम लोग लिखवाए हैं बाबू आपके यहाँ पर जस्ट लैंग्वेज में कि जो CO काम कर रहा है, CO और CA लगभग बराबर होगा, CO लगभग CA के आपको बराबर होगा, है ना, लगभग आपको CO के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जब लगभग बराबर है तो H2M मतलब पथांतर, S1 S2 का वैल्यू पुट कर देते हैं बाबू, S1 S2 है क्या, ये छोटका D है, छोटका D लिख दिया हम लोग, अब बटा में CA के बदले हम लोग अभी लिखे हैं कि CO लिख सकते हैं, ये CA जो है बाबू, यहाँ CA जो है इसको लगभग CO लिखा जा सकता है, दोनों लगभग बराबर है, तो हम CO क्या है हमारा बाबू, यहाँ से यहाँ तक D है, कैपिटल D हो जाएगा, और OA क्या है बाबू, OA यहाँ से यहाँ तक फ्रिंज की स्थिति को दिखाए थे, OA x दिखाए थे इसको, तो इंटू हो जाएगा x, मतलब पथांतर इक्वल टू हमको फार्मूला मिला, पथांतर इक्वल टू d/d इंटू x। अब यहां से बाबू हम लोग समकोषी और विनाशी व्यतिकरण में एंटर कर रहे हैं, और उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई हमें प्राप्त होगी। तो ये तो इस डायग्राम को मिटाते हैं, बोलिए अब इसका काम हो गया, जितना यूज करना था हमने यूज कर लिया, अब डायग्राम को मिटा रहे हैं, ठीक है, डायग्राम को मिटा रहे हैं बाबू, हम लोग देख रहे हैं समकोषी और विनाशी में घुस रहे हैं, इसी के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। ये समझ में आया क्या है आपको, ये देखिए पथांतर लिखे थे H2M, मतलब ये है क्या, पथांतर है, H2M क्या आपको पथांतर लिखवा चुके हैं लैंग्वेज में, H2M आपका पथांतर है। अब हम डायग्राम मिटा रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं, इसका यूज हो गया आपको, ठीक है, डायग्राम का जितना काम करना था हमें वो काम हम लोग कर लिए। अब देखिए अब ध्यान से, देखो अब भाई समकोषी व्यतिकरण में हम लोग एंट्री मार रहे हैं बाबू, अब समकोषी व्यतिकरण के लिए, समकोषी व्यतिकरण में कैसा फ्रिंज प्राप्त होगा, दीप्त की अदीप्त, दीप्त फ्रिंज की हम बात करेंगे यहां पर, समकोषी में जब भी बात करेंगे बाबू तो दीप्त फ्रिंज के लिए बात करेंगे, और जब विनाशी में बात करेंगे तो हम लोग अदीप्त फ्रिंज की बात करेंगे। तो वहां पर बताइए समकोषी व्यतिकरण में हम आपको बताए हैं पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पथांतर का फॉर्मूला जल्दी बोल दो फटाक से, क्या बोले थे फॉर्मूला समकोषी व्यतिकरण में, अभी बताए हैं विशाल,
क्लास शुरू होने से पहले बोले पथांतर का फॉर्मूला बोलो बाबू, इसीलिए जानबूझ के पूछते रहते हैं, इसका यूज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रहेगा, एग्जाम में भी पूछा हुआ। बोलिए क्या होगा बाबू, पथांतर का फॉर्मूला बोलो, बोलिए क्या बोले थे, पूर्ण गुणक, पूर्ण गुणक बोले थे ना बाबू। मतलब फॉर्मूला क्या था, एम लेमडा, एम लेमडा भूल गए, जहां एम जो है बाबू, एम लिखे थे एम 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, देखिए कॉपी निकाल के, इसी को ना बोले थे कि लेमडा का पूर्ण गुणक होता है। संपोषी में बाबू पथांतर के बारे में लिखे थे कि लेमडा का ये पूर्ण गुणक होता है। मतलब 0 एम इक्वल 0 पुट किया तो 0 मिलेगा, 1 पुट किया तो लेमडा मिलेगा, 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा ऐसे मिलेगा हमें। पुट कर जैसे पुट कीजिएगा, 0 पुट किया तो 0 मिल जाएगा, मतलब 0 से शुरू हो रहा हमारा। मतलब पथांतर जहां भी 0 मिलेगा हमें, वो हमारा वहां पे दीप्त ही मिलेगा। m इक्वल टू यदि 0 हम पुट करेंगे इसमें तो हमें पथांतर क्या मिलेगा, 0। जहां भी 0 पथांतर आएगा वहां पे समझिएगा दीप्त फ्रिंज के लिए है ये, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण में ये आता है 0, समझे बात। अब आइए तो पथांतर बाबू जब ये है और यहां पर भी पथांतर आया हुआ, ये भी पथांतरे है ना। इसको फर्स्ट समीकरण मान लिया यदि, ये पहला समीकरण, और इसको मान ले बाबू दूसरा समीकरण, तो पहला और दूसरा समीकरण से जरा बताइए, तो जब दोनों पथांतर है तो बायां पक्ष दोनों पथांतर है तो दायां पक्ष वाला भी बराबर हो जाएगा। फर्स्ट एवं सेकंड समीकरण से बताइए हमें क्या लिखे बाबू, यहां पर एम लेमडा, वहां पे क्या डी, फर्स्ट समीकरण देखिए यहां पर क्या है, डी बाई कैपिटल डी इंटू एक्स इक्वल टू एम लेमडा। ये दोनों पथांतर है, पथांतर दोनों बायां पक्ष में ये भी पथांतर, बायां पक्ष में ये भी पथांतर, ये भी पथांतर है। इधर दायां पक्ष वाला बराबर कर दिए, सेटिंग करवा दिए। यहां से बाबू एक्स क्या था, फ्रिंज की स्थिति थी, बोलिए यहां पर लिखे थे ना, यहां से ये एक्स फ्रिंज की स्थिति, ये वाला याद कीजिए। तो एक्स हमें निकालना होगा, यदि एक्स इक्वल टू, तो क्या लिखिएगा जरा बताइए फॉर्मूला, एम, इसको उधर भेजिए, एम छोड़ दीजिए, ये डी उधर जाएगा तो गुना में ऊपर में चला जाएगा, ये डी नीचे जाएगा, डी लेमडा बाई स्मॉल डी। ये फ्रिंज की स्थिति का फॉर्मूला हुआ बाबू। एक्स क्या था हम लिए थे, वहां पर लैंग्वेज में लिखवाए हैं, ये फ्रिंज की स्थिति को बताता है, ये फ्रिंज की स्थिति को बताता है, समझे बात, फ्रिंज की स्थिति को। यहां पर भी बाबू यदि m 0 पुट कीजिएगा तो x आपको क्या मिलेगा, बोलिए m 0 पुट कीजिए तो बाबू क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। x आपको 0 मिलेगा, मतलब आप कहां पर हैं, x 0, इसी खसकाते 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 x को घटाते घटाते एक बर्बाद करते करते 0 कर दे, मतलब कहां पहुंचेगा, केंद्रीय स्थिति पर पहुंच जाइएगा, जहां पर पर्दे का जो केंद्रीय स्थिति था बाबू, ओ लिखे थे हम लोग, याद करिए जब ये पर्दा था ये वाला, तो यहां पर ओ लिखे थे, देखिए यहां पर ओ पे पहुंच जाएंगे हम लोग, समझे बात। तो ओ पर हमेशा दीप्त फ्रिंज मिलता है, केंद्रीय फ्रिंज हमेशा दीप्त होता है, क्यों, तो बता सकते हैं केंद्रीय फ्रिंज दीप्त क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कंडीशन देखिए फुलफिल हो रहा है, 0 यदि हमारा आ रहा है तो ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति बता रहा है। पहला जो दीप्त फ्रिंज मिलेगा हमें केंद्र पर ही मिलेगा, केंद्र पर दीप्त फ्रिंज मिलेगा, और उसके बाद इसके आगे इधर अदीप्त, इधर भी अदीप्त, फिर आगे दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, उस तरह यहाँ पे अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, दीप्त, समझ रहे बात। ये बीच वाला जो है हमेशा दीप्त होगा, ये कंडीशन ही बता रहा है m इक्वल टू 0। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जब पथांतर आप लीजिएगा बाबू, पथांतर 0 आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे स्रोत लिए थे, याद कीजिए, यहाँ पर एक स्रोत था, ये स्रोत था बाबू। अब बताइए कि यहाँ पर यदि हम कहें कि ये तरंग, दोनों तरंगों को यहाँ पर भेजें, है ना, एगो मिलेगा, ये S1O यहां से प्राप्त किए थे, याद कीजिए, इधर S1 लिखे थे, इधर S2 लिखे थे, अभी डायग्राम में था ना। तो ये जो दूरी है बाबू S1O और S2O, दोनों दूरी बराबर बराबर होगा ना, ये बीच में है, यहां से लंब अर्धक रेखा खींचा गया था, तो हाई दूरी ये उतना ही दूरी पर है, ये भी नीचे भी उतना ही दूरी पर है, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, और जब बराबर होगा बाबू तो दोनों का अंतर लीजिएगा तो पथांतर कितना मिलेगा हमें,
हम तो यहां पर लिए थे, जब यहां पे स्थिति लिए थे, एगो यहां से खींचे थे S1 से और एगो खींचे थे S2 से, ऐसे खींचे थे बाबू, ये वाला एगो S1 से एगो S2 से, तो दोनों की लंबाई अलग अलग थी, पथांतर मिल गया था। लेकिन यहां पर जब पहुंचेंगे, यहां पर तरंगवा को भेजेंगे, यहां पर जो यहां पे जाके पर्दवा पे हई बिंदुआ पे जाके तुम फ्रिंज बनाना दोनों मिलके, एक भेजे थे यहां से हई बिंदु पर ना, यहां से एक एक्स दूरी पर था, तो यहाँ पर ए बिंदु पर भेजे जो जाके दोनों मिल के अब फ्रिंज बना के आओ, यहाँ पे जो यहाँ फ्रिंज बना, ठीक है। तो यहाँ पर जब फ्रिंज बनाने चला था बाबू, तो हई दूरिया एगो हई दूरिया, हाउ दूरिया, दोनों दूरिया में अंतर था ना बाबू। जब दूरी में अंतर था तो पथांतर मिल गया था हमें। लेकिन यहाँ पर देखो तो एक कहेंगे जो केंद्रीय स्थिति पर जाके, केंद्र बिंदु पर जाके बनाओ, जाके फ्रिंज जाके बनाओ, एक और भेजेंगे जो S1O, एक और जो दूर वहां S2O जाके बना के मिल के यहाँ बनाओ आगे जाके। तो बताओ बाबू, यहाँ पे पथांतर दोनों के लिए ये दूरी और यहां से ये दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? जब बराबर होगा तब पथांतर क्या मिलेगा हमें? जब बराबर दूरी घटाएंगे दोनों दूरी को तो 0 मिलेगा। और ऐसे भी यहाँ पर पथांतर देखिए, m इक्वल टू जब 0 पुट करे तो x हमारा क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, समझे बात। इस स्थिति में बाबू पथांतर भी हमारा 0 मिलेगा, पथांतर 0 मिलेगा और 0 को हमारा फुलफिल कर रहा है। पथांतर इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या शुरू था, यहाँ पर 0 हमको बताए थे लैम्डा, पहले ये आया था, उसके बाद 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, यही ना आया था सब पथांतर। इसको हम क्या बोले थे? पूर्ण गुणक। इसी को लिखे थे m लैम्डा, मतलब ये पूर्ण गुणक है, ठीक है। 0 से शुरू हो रहा है। फ्रिंज की स्थिति हो गया बाबू। अच्छा, एगो जब फ्रिंज की स्थिति पता चल गया, ठीक है, और दूसर का हम लोग एगो मान लीजिए हमको दीप्त फ्रिंज का हमको स्थिति पता चला, हम दूसर का दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। ये फ्रिंज की स्थिति, ये फ्रिंज का क्रम बताता है, जहां m जो है बाबू फ्रिंज की क्रम स्थिति कैवा क्रम नंबर पे है। जैसे केंद्रीय फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय फ्रिंज यहां पर होगा 0 पर, m इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो पहला दीप्त मिलेगा हमें, ठीक है। जब 2 पुट करेंगे तो दूसरा दीप्त मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो तीसरा दीप्त मिलेगा, तीसरे दीप्त की फ्रिंज की स्थिति मिलेगी। तो हमको बाबू m जब ये क्रम बता रहा है, तो अगला हम कहें कि हमें अगला बताइए दीप्त फ्रिंज की स्थिति, क्योंकि हमको फ्रिंज की चौड़ाई निकालना। क्या निकालना है बाबू? फ्रिंज की चौड़ाई का हमें व्यंजक निकालना है, W। तो W क्या होगा? हम क्या परिभाषा लिखवाए थे इसका? फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक शुरू में लिखवाया गया, बताया गया है कि 2 लगातार दीप्त की यदि पता चल जाए स्थिति, ठीक है, 2 लगातार दीप्तों अथवा अदीप्त फ्रिंजों की बीच की जो दूरी होती है उसको फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो बाबू 2 लगातार दीप्त की हम यदि बात करें, 2 लगातार दीप्त की बात करें, तो हमें दीप्त यहां पर लेना पड़ेगा ना, 2 लगातार दीप्त पोजीशन बात करना पड़ेगा हमें। तो ए वो दीप्त की स्थिति यदि ये है, तो अगला दीप्त क्रमागत बोला गया है, क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला। 2 लगातार मतलब होता है क्रम से आने वाला, ठीक है, क्रम से आने वाला। तो क्रम से आएगा, एक बाद वाला हम स्थिति यदि देखें बाबू, तो हो जाएगा m+1, यही m है। तो अगला स्थिति यदि हम बोले, ठीक है, इसको समझाने के लिए लिखे थे बाबू, तब इस फॉर्मूला के आधार बताइए हमें, ये फ्रिंज की स्थिति का फॉर्मूला निकल गया, ठीक। यदि हम x1 मान लें, पहली स्थिति मान रहे हैं, तब x1, तब यदि x1 बराबर इसको मान लेते हैं बाबू, ये पहली स्थिति है m, है ना, m छोड़ दिए, d लैम्डा फॉर्मूले है फ्रिंज की स्थिति के लिए। तो दूसरी स्थिति, तब दूसरी स्थिति या अगली स्थिति कर दे रहे हैं, अगली क्रम से आने वाली, जो मतलब बोला गया लगातार, अगली क्रमागत स्थिति। क्रम से यदि आएगा बाबू, तो में 1 जुटेगा, उसके आगे वाला देखेंगे तो m+2 करना पड़ेगा, उसके आगे वाला देखना पड़ेगा तो m+3 करना पड़ेगा। अगली क्रमागत स्थिति x2, हम इसका x2 नाम दे दिए, बराबर भाई m में 1 जोड़ना पड़ेगा हमें, तब अगला स्थिति प्राप्त होगा m+1 और बाकी जैसे d लैम्डा बाई d। ये d लैम्डा d सब बता दिया गया है। ये d क्या है बाबू? d क्या है? स्रोत से पर्दे की दूरी, स्रोत से पर्दवा का दूरी लिए तो कैपिटल डी, यहां से यहां तक पर्दा की दूरी है। और ये छोटका डी क्या था? दोनों स्रोत S1 S2 जो लिए थे बाबू, दोनों स्रोत S1 और S2 के बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी है। लैम्डा तो सब कुछ जान रहे हैं, लैम्डा क्या है बोल दीजिए? तरंग दैर्घ्य,
पढ़े ना आप लोग, कई बार तो शुरू से चर्चा हो रहा है। लेमडा आपका तरंग दैर्घ्य, क्लियर है? ठीक है, जिनको डाउट होगा तो लिख सकते हैं। और भाई अगला स्थिति हमको मिल गया बाबू, तो बताइए अब जब दो स्थिति प्राप्त हो गया तो स्थिति में दो स्थिति का अंतर निकाल देंगे तो दोनों के बीच में चौड़ाई नहीं निकल जाएगा। दोनों के बीच की दूरी बोला गया था, दो दीप्त या दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। हम लोग विनाशी में भी देख सकते हैं, वही फॉर्मूला आएगा जो इसमें आएगा, क्योंकि सब बराबर बराबर दूरी पर होता है। समझे बात? तो यहाँ पर देखिए हम इसके बाद लैंग्वेज लिखवाएंगे, क्योंकि बराबर दूरी पर होता है तो विनाशी व्यतिकरण में वही होगा। अब देखो बाबू, दो स्थिति मिल गया, दोनों स्थितियों को हम निकाल देता हमको फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगा। अब फ्रिंज की चौड़ाई मतलब W निकालना है। तो अंतिम स्थिति x2 और प्रारंभिक स्थिति x1 है ना, तो दोनों में से घटा देंगे बाबू तो हमको दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, हमें वो कह रहे हैं कि हम 5 मीटर पर हैं, हमारी स्थिति 5 मीटर पर, और फिर चल कर गए हम 10 मीटर पर। दोनों हमारा दूरी कितना हुआ? तो 10 - 5 मतलब 5 मीटर, है ना। तो एक x2 है, दूसरा x1 है, दोनों घटाएंगे x2 - x1। x2 - x1 का मतलब ये हो गया, ये जो लिखे हैं बाबू पहले ये वाला m+1 और इंटू d लेमडा बाई d और माइनस घटाओ हाई वाला x1 m d लेमडा बाई स्मॉल d, जो कॉमन इसको बाहर निकालो बाबू। फ्रिंज की चौड़ाई हम लिख रहे हैं फाइनली W इक्वल टू बताइए d लेमडा बाई d दोनों में है, बाहर निकालिए इसको। d लेमडा बाई d दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए। अब ब्रैकेट में जो बचेगा उसको लिखिए, m+1 बचेगा ब्रैकेट में, लिख दिए, और माइनस m बचेगा यहाँ पर, -m लिखिए। ये दोनों तो मटर हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। तो क्या मिला हमें फॉर्मूला फाइनल? फ्रिंज की चौड़ाई का हमें व्यंजक प्राप्त हो गया, W इक्वल टू d लेमडा बाई d। भाई तो कट गया, 1 से गुना हुआ तो कोई फर्क पड़ेगा? भाई 1 बचा हुआ बाबू, गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। यही फार्मूला है आपको फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला, ध्यान रखिएगा। अब इसको आप उतार लीजिए, इधर से उतारिएगा। पहले ये वाला स्टार्ट किया था यहाँ से, और उसके बाद तब उतारिए। यहाँ पे डायग्राम था, डायग्राम बिठा के तब ये काम किए हैं। ठीक है, सब लिख लीजिए बाबू फटाफट। जहां पर भी डाउट होगा, किसी भी एक पॉइंट में भी कहीं कंफ्यूजन लग रहा है आपको, किसी भी पॉइंट में, तो हमसे आप पूछिए, खुलकर पूछिए, डरिएगा मत, कोई संकोच मत कीजिएगा। कहीं पर भी किसी पॉइंट में भी आपको दिक्कत लग रहा है कि सर हमको यहां नहीं समझ में आया, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट होगा दोबारा पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको।